आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। हालांकि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 94 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कल 23,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। साथ ही देश में कोविड के 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस में मिशिगन विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता हासिल की है और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। आपके शोध विश्व के जाने माने जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और एपिडेमियोलॉजी के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बाकी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर सरमन बात करते हैं, इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो ऐसे में जबकि कोविड का खतरा भी बरकरार है, तो हमें किस तरह के व्यवहार को अपनाना होगा? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग अभी ये सोचने लगे हैं कि कोरोना चला गया। ये बिल्कुल भ्रांति है लोगों की। कोरोना अभी हमारे बीच है और हमको बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। ताजा समाचार हम बताना चाहेंगे कि जो लोगों को थोड़ा सा उससे महसूस होगा कि हम अभी खतरे की बिल्कुल दहलीज पर हैं और कभी भी हम इसमें अंदर आ सकते हैं, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल 0 केसेस हो गए थे पिछले कई दिनों से जी। और कल 5 केस आ गए हैं भोपाल में ही। उसी तरह से इंडिया से बाहर भी अगर हम जाएं तो रोमानिया में इस समय इतनी बुरी हालत है कि वहां पर जैसे हमारे यहाँ देश में जैसे अप्रैल मई में हुआ था, उसी तरह से वहां भी बेड नहीं है। तो पड़ोस के कंट्रीज में लोगों को वहां आईसीयू बेड्स के लिए मदद मांगी जा रही है और वहां मरीज भेजे जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा, और जैसा कि आपने भी बिल्कुल कहा, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, चाहे आपने वैक्सीन ली है या नहीं अभी लग पाई है किसी कारण से। जो वैक्सीनेट हो गए हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना है, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो खुद इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि उनको आईसीयू या सीरियस बीमारी नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन फैलाने के उनके द्वारा पूरे चांसेस हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जी। और डॉक्टर सरमन, जैसा कि अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे थे तो वैक्सीनेशन 94 करोड़ को भी आंकड़े को पार कर गया है। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं हमारे देश में, जहां पे इतना ज्यादा विविधता है और वहां पर एक ग्रामीण क्षेत्र काफी बड़ी मात्रा में आते हैं, तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है 100 करोड़ के लगभग पहुंचने वाले हैं। क्या कहेंगे हमारे देश के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में? जी बिल्कुल, ये दुनिया का, देश का तो है ही, दुनिया का भी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन कहीं अभी तक चाइना के अलावा नहीं हुआ है, और बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन हम ये बताना चाहेंगे इस सक्सेस के साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है वो भी अपनी डोज जरूर लगवा लें, बिकॉज ये आंकड़ा अभी सिंगल वैक्सीन जिनको लगी है उनका ही आंकड़ा है। तो इसको हम फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं मान सकते। अभी लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज अभी लगनी है। तो वो कृपया जो भी वैक्सीन आपको पहले लगी हो, और अब तो मिक्स एंड मैच का भी प्रोविजन हो गया है, तो कोई भी जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है जी हम बार बार कहते हैं वहां आप लगवाइए। और एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें खास तौर से अभी जो इस समय के लिए मैं बताना चाहूंगा कि त्योहार दिवाली आ रही है, हम सभी जानते हैं, और जो गरबा और ये सारी जो चीजें त्योहार हो रहे हैं, तो इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमारे उनको ना भूलें, जिसमें से कि मास्क लगाना, हैंड हाइजीन रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज भीड़ ही हमारी हमेशा जब जब दोबारा से लहर आई है तो हमारी भीड़ ही सबसे ज्यादा उसकी उत्तरदायी रही है। डॉक्टर सरमन, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और सरकार की तरफ से भी कई सारी एडवाइजरीज इसको लेकर समय समय पर जारी की जाती रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम नागरिकों की, क्योंकि हम हमेशा कोई भी चीज, जब तक कोविड कम था लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े तो लोग फिर सरकार को और व्यवस्था को दोष देने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम नागरिकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बाजार में भीड़ न बढ़ाएं या त्योहार या किसी भी चीज को, एक अच्छी बात है कि हम मनाएं जरूर, लेकिन किसी वक्त तक जब तक कोविड का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता तब तक हमें इनसे थोड़ा सा एक सावधानी के साथ रखना चाहिए। तो ऐसे में पब्लिक पार्टिसिपेशन की आप कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा, और हम पिछली लगभग 1 साल से इसी बात को हम कहते आए हैं कि हर चीज के लिए सरकार को दोषी मानना या सरकार को उत्तरदायी मानना या सरकार पर निर्भर रहना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हम कहते हैं कि ये सामाजिक बीमारी ज्यादा है, मेडिकल बीमारी तो है ही, और ये सरकार इसमें अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हम उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि कोई और है हमारे लिए। इस बीमारी को अगर फैलती है दोबारा से तो केवल एंड केवल आम नागरिक या हम खुद स्वयं ही अपने लिए जिम्मेदार होंगे। बिकॉज भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, या जो भी हम जैसे आप जैसे लोग बार बार ये बात बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भीड़ वाली जगह ना जाएं और ऐसे कोई भी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज ना करें जिनमें भीड़ होती हो। हर जगह एडवाइजरी बनाई गई है कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन जितने भी प्रोग्राम हैं उनको कम से कम करें। परचेजिंग भी अगर है तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वहां जाएं। अगर किसी को जाना भी है तो एक आदमी घर में से जाए, सारे परिवार को वहां जाने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर में पका हुआ खाना खाएं या ऑर्डर करें। तो ऐसी जगह जहां अवॉइड हो सकती है भीड़, वहां बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन जाना अगर पड़ता हो तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से रखें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और जब भी घर में दोबारा घुसें तो अपने हैंड्स की हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। हाथ धोएं, साबुन से धोएं, और नहीं तो सैनिटाइजर साथ लेके चलें। ये बहुत जरूरी है और ये लगभग 2 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं, और ये इस समय और प्रोबेबली अभी बहुत देर तक ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी, और इसको हम बार बार कहते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे बार बार कहने से थोड़ा समझेंगे इस बात को। जी बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर सरमन, आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं और लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलती है तो इसका पालन भी लोग करते हैं। और अब समय है श्रोताओं से बात करने का, उनके सवाल को लेने का। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। आप भी डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और पहले कॉलर आज के बड़ौत उत्तर प्रदेश से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी नमस्कार। जी महेश जी बताइए। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनके लिए वैक्सीन कब तक आने की संभावना है?
जी डॉक्टर सरमन, बच्चों को लेकर हर एक व्यक्ति चिंतित है। महेश जी का बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, बिकॉज ज्यादातर बड़े लोगों को तो वैक्सीन दोनों या एक तो लग ही गई है जी, लेकिन बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन जो बनी है वो ट्रायल में है और वो अप्रूवल उसका ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अभी मार्केट में आना बाकी है। तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो अभी कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है जो 6 साल से छोटे हैं, लेकिन 6 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए अभी आ गई है और कोशिश की जा रही है कि 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए भी जल्दी से जल्दी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाए। और उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी वैक्सीन का जो स्टडीज जो अध्ययन आए हैं उसमें देखा गया है कि उनमें किसी भी वैक्सीन को ट्रायल करने की शायद अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको जो संक्रमण होता है इसका प्रभाव ज्यादा नहीं आता है। तो जो बच्चे हैं जो 12 से 18, क्योंकि ये बच्चे बाहर बहुत निकलते हैं, स्कूलिंग होती है, 12th में पढ़ते हैं जी, या 10th के बोर्ड में जाते हैं या जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये टारगेट सबसे पहले लिया गया और इसके लिए एक इंडिजिनस वैक्सीन है वो अप्रूव भी हो गई है, लेकिन अभी मार्केट में और अभी वैक्सीन सेंटर्स पे अभी शायद इसका लगने वाली थी, फर्स्ट वीक में लगने वाली थी, लेकिन किसी कारण से लेट हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10-15 दिन या 20 दिन में ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ ये बच्चों को लगवा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि वैक्सीन जब तक नहीं भी आती है तो भी बच्चों को और बड़ों को सबको वही बार बार मैं दोहराऊंगा, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, हैंड हाइजीन रखें और मास्क बच्चों को भी लगवाएं जो 12 साल से 18 साल के बच्चे हैं। जी, और इस बीच लोनी गाजियाबाद से यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। यामीन भाई नमस्कार। जी यामीन भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर नमस्कार सर। जी स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार 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 यामीन सर। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। सर मैं ये जानना चाह रहा था, कोविशील्ड की जैसे कि 3 महीने के बाद दूसरी डोज लगती है और लोगों को 3.5 महीने हो गए, डोज नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी डोज में कोई दिक्कत आएगी लेने में? जी डॉक्टर अभी देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा डोज का अवेलेबिलिटी का, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सिंगल डोज लग गई है, बट देखा गया है कि सिंगल डोज भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन जहां से भी मिल रही हो तो आप डेफिनेटली कोशिश करें। तो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और जल्दी ही सफिशिएंट मात्रा में सारी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। जी, और अब हमारे साथ मुन्ना कुमार जी हैं अपने सवाल के साथ। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। जी मुन्ना जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुशीनगर से बोल रहे हैं, जी बताइए। जी सर धन्यवाद। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार और जी आपको भी नमस्कार। जी सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हमने हस्बैंड वाइफ ने कोविशील्ड हमने लगवाया है आज ही की डेट में जी, तो ये अपना प्रभाव कब तक दिखाएगा? और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जिनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना आधार कार्ड ना पहचान पत्र, क्या उनको भी कोरोना वायरस का टीका लग सकता है कि नहीं? धन्यवाद। जी, पहले क्वेश्चन का ये है कि देखिए ये जी आपका सवाल है कि कितने दिन बाद इफेक्ट दिखाएगा। जी, तो एडवाइस सलाह आपको यही दी जाती है कि आप दूसरी वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिकॉज एक वैक्सीन का उतना इफेक्ट नहीं है, उसकी लगभग 35 से 40% ही प्रोटेक्शन है सीरियस बीमारी के लिए। तो इसीलिए दूसरी वैक्सीन लगभग 3 महीने बाद जरूर लगवा लीजिए। ये हमारी पहली एडवाइस होगी पहले क्वेश्चन के जवाब में। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि जो वैक्सीन का आपने कहा कि जो इनका दूसरा प्रश्न मैं भूल गया, शायद दूसरा प्रश्न क्या था? जी एक तो इन्होंने ये पूछा कि ये कितने दिनों बाद, तो हाँ, इसका भी अगर ये दोनों डोज पहले इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, अगर दोनों डोज जो है ये अगर लगवा लेते हैं तो कितने दिनों बाद इम्यूनिटी आएंगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर किसी के पास जरूरी कागजात नहीं है, वो नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं, तो फिर देखिए अभी आईडी वाला, तो ये सवाल है कि अभी आईडी वाला तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन का आपका चीज हो तो उससे आप जा सकते हैं वैक्सीन सेंटर में। अभी बहुत सारे ऑप्शंस उसमें दे दिए गए हैं, जैसे किसी के पास राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड से भी लग सकता है, अगर आधार नहीं है तो उससे लग सकता है, लाइसेंस कोई दूसरी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस हो उससे लग, कोई भी आईडी कार्ड हो तो उससे लग सकता है। और पहले सवाल में दोबारा जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि सिंगल वैक्सीन का आप ये ना सोचे कि उसका क्या इफेक्ट है कि नहीं, उसका कंपेरेटिवली काफी कम इफेक्ट होता है, तो इसीलिए दूसरी वैक्सीन जरूर बताई गई है।
और फुल्ली वैक्सीनेटेड जब हम बात करते हैं तो फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब होता है दोनों वैक्सीन लग जाएं और उसके 15 दिन बाद इफेक्ट आता है फुल, तो तब हम उस आदमी को हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कहते हैं। जी। और डॉक्टर सरमन, हमें एक श्रोता ने ईमेल पे ये जानना चाहा है कि उनका नॉर्मली शुगर लेवल काफी बढ़ा होता है और इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या, और उनकी सेकेंड डोज जो वैक्सीन की वो भी ड्यू है, तो क्या बढ़ी हुई शुगर में वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, ये बहुत डायबिटिक लोग जो हैं, खासतौर से जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, वो शुरू से ही पिछले 1 साल से सब लोग सुनते आ रहे होंगे और हम लोग सब बताते आ रहे हैं कि वो सबसे बड़ी रिस्क पर होते हैं कोरोना की। तो इसलिए डेफिनेटली ये इनका बिल्कुल प्रश्न भी वाजिब है, इनकी चिंता भी वाजिब है और इनकी जो उत्सुकता भी बहुत वाजिब है कि इनके लिए जो भी इनका पूछना है वो बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो मेरा इनके लिए सुझाव और उत्तर ये होगा कि कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को, एंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर हों या जो भी इनके फैमिली के डॉक्टर जो हैं, उनसे जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि डायबिटीज का शुगर लेवल बहुत ज्यादा अगर है तो उसको कम करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, पहली बात जी। दूसरी बात, इनको बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। तो ये अगर किसी कारण से, मैं एज ए डॉक्टर तो मैं यही कहूंगा कि डायबिटीज को पहले कंट्रोल करें, बिल्कुल बंद तो नहीं होगी, नॉर्मल तो नहीं हो जाते डायबिटिक, इतनी बड़ी हुई शुगर है तो, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और कंट्रोल अगर हो, बहुत अच्छी बात, नहीं भी होती है तो अभी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन का और शुगर लेवल का कोई संबंध नहीं है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना जी। तो इसलिए आप लगवाइए जरूर, और लेकिन कोशिश कीजिए कि शुगर भी कंट्रोल हो जाए तो आपका, बिकॉज इन एनी केस आपको डायबिटीज तो कंट्रोल करनी ही करनी है, वैक्सीन लगे या ना लगे, कोरोना हो या ना हो, वो सेकेंडरी चीज है। डायबिटीज तो सबसे, कोरोना से भी ज्यादा बड़ी खतरनाक बीमारी है और इतना आप बता रहे हैं कि आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डायबिटीज में चाहूंगा कि आप परहेज करें, चाहे कोई दवाई लें या जिस तरह से भी करें, एक्सरसाइज करें जी। या खाना कंट्रोल करें अपना, तो किसी भी कारण से या इंसुलिन लेना पड़े या टैबलेट से आपका कंट्रोल हो जाए, डायबिटीज अपनी कंट्रोल कीजिए। वो पहली बात एज ए हेल्थ एक्सपर्ट में कहूंगा, और फिर उसके बाद में कहूंगा कि वैक्सीन आप कभी भी लगवा लीजिए जी। और दिल्ली से रमेश जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रमेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? और मेरा जैसे वो 2 वैक्सीन लग जी, क्या कितने समय तक काम, और ऐसा तो नहीं कि नौबत पड़ेगी? ऐसा जी डॉक्टर सलमान जी, आपको समझ जी में आया हो, ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो क्या यही सफिशिएंट रहेगी कि या किसी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं, अभी फिलहाल भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये बिकॉज अमेरिका में इतनी सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन है, इसलिए केवल अमेरिका में बूस्टर डोज का प्रोविजन दिया गया है। इंडिया में अभी, जैसा कि हम पहले भी एक श्रोता ने भी पूछा था और ये वास्तविकता भी है कि अभी हमारे पास सेकंड वैक्सीनेशन करने के लिए ही बहुत जनता अभी ऐसी है जिनको सेकंड वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो पहले हमारी प्रायोरिटी हमारे सरकार की ये है कि पहले दोनों वैक्सीन लग जाएं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और उसके बाद सोचा जाएगा कि बूस्टर डोज देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन फिलहाल इस तरह का भारत सरकार के या किसी सरकार के अधीन ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि हम बूस्टर डोज लगाने वाले हैं। जी। और दिल्ली से सुरेंद्र रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। हेलो जी सुरेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या कहते हैं साहब जी, ये क्या कहते हैं सिद्धार्थ सिंह जी। जी बहुत बहुत नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। ये डॉक्टर साहब, मेरे को दोनों डोजेज लग चुकी हैं, दोनों ही टीके मुझे लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, जुलाई महीने में मुझे दोनों डोजेज लग चुकी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी कितने समय तक कायम रहेगी? ये दोनों डोजेज लगने के बाद क्या आजीवन रहेगी या 5 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 3 साल रहेगी? कितने समय तक हमारे शरीर में ये एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी कायम रह सकती है? जी डॉक्टर सर, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और ये बहुत सारे श्रोताओं का सवाल होता है और ये बिल्कुल वाजिब आपका प्रश्न है। तो इसका जवाब ये है
कि देखिए जो भी अध्ययन होते हैं और जो स्टडीज पब्लिश होती हैं, जब हम लोग जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें छपती हैं, जब हम साइंटिस्ट लोग काम करते हैं उसमें ट्रायल देखते हैं, ट्रायल के बाद जो होती हैं, तो आपको सबको पता ही है इस बात का कि जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन 2020 के मई जून में शुरू हुई जो क्लिनिकल ट्रायल बने। बिकॉज जैसे हम सभी जानते हैं जनवरी 2020 में कोरोना सारी दुनिया में फैला, यूरोप हो अमेरिका हो, तो उसके बाद फिर जैसे ही फैला तो 3-4 महीने के अंदर ही लोगों ने वैक्सीन बनाई और मई जून में पहला जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था विदिन 6 मंथ जिसको कहते हैं, जितना आज तक दुनिया में कभी कोई वैक्सीन जल्दी नहीं हुई, तो 6 महीने के अंदर पहली वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। तो आपको मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए। तो 2000 वैक्सीन में पहला मरीज को वैक्सीन जून में लगी 2020 में, तो उसका आप समझ सकते हैं कि अभी जो पहला जो मरीज जिसको वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल जिसको कहते हैं उसको कितने महीने हुए, जून से जून लगाए तो 12 महीने और अभी 4 महीने, तो आप सोच लीजिए 16 महीने लगे। तो जो भी स्टडी उन मरीजों में जो शुरू के मरीजों में जो आएगा डाटा, उसके हिसाब से जितना अभी तक जो डाटा आ रहा है उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि 1 साल तो डेफिनेटली रहेगा जी। हो सकता है कि थोड़ा उसके वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन 2 साल तक रह सकता है, लेकिन आजीवन उम्मीद बहुत कम है, आजीवन नहीं रहेगा। और इसीलिए दूसरे श्रोता ने, जैसे अभी आप अगर सुन रहे थे तो दूसरे श्रोता ने भी पूछा था बूस्टर डोज की बात। अमेरिका में इसीलिए बूस्टर डोज की बात देखी गई है कि जो उसके टाइटर पहले शुरू में 6 महीने तक बढ़ते हैं और 6 महीने के बाद घटना शुरू हो जाते हैं और वो घटकर 1 साल के बाद काफी कम हो जाते हैं। जो मैंने बताया अध्ययन जो आए हैं और पहले मरीज का क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ था उसमें देखा गया है। तो अभी जो हम कह सकते हैं कि 16 महीने में इनका टाइटर एंटीबॉडी का कम हो जाता है, लेकिन अभी ये अध्ययन भी चल रहे हैं कि क्या ये इतना कम हो जाता है कि प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा, इस पर भी अभी अध्ययन चल रहा है कि कम तो हो जाता है लेकिन क्या वो मरीजों के लिए प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, वो अवरोधक क्षमता नहीं रहेगी बिल्कुल उसकी, इस पर भी अध्ययन चल रहा है। तो ये सारे अध्ययन के सवाल हैं, बट अभी मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि लगभग 1 साल तक अच्छा खासा एंटीबॉडी टाइटर रहते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 1.5 या 2 साल तक रहें, लेकिन आजीवन नहीं रहेगा। तो उसके लिए या तो 2 ही चीजें हैं, या तो बूस्टर लगेगा या फिर कोरोना को हमें सबको लड़ना पड़ेगा और लड़कर कोरोना को भगाना पड़ेगा दुनिया से। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में फतेहाबाद का, जहां से सुजल जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। सुजल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सुजल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आरएनए एंड डीएनए वैक्सीन में क्या फर्क है? और सर अभी इंडिया ने रिसेंटली डीएनए में ज़ाइकोव-डी नाम की वैक्सीन का, मतलब इंडिया फर्स्ट कंट्री बन रहा है कि वो वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन को। तो सर यही बेसिक क्वेश्चन था कि आरएनए वैक्सीन के थोड़े एग्जांपल आप दे दीजिए और जो डीएनए वैक्सीन के उनके भी एग्जांपल दे दीजिए। जैसे पोलियो वैक्सीन होगी वो आरएनए की डीएनए है। सर बस डॉक्टर सरमन काफी मतलब जागरूक श्रोता लग रहे हैं। आपका ध्यान भी लेना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है, अगर ये शायद पढ़ते होंगे 12th वगैरह में होंगे तो ये अच्छी बात है। देखिए जब वायरस होता है तो वायरस एक या तो उसके अंदर आरएनए होता है या डीएनए होता है। ये वायरस है कोरोना वायरस, ये आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस जो हुआ है इसी का रिप्लिकेट बना के उसका आरएनए निकाल के, आरएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो रिप्लिकेट होगा और वो एंटीबॉडी पैदा करेगा लेकिन हार्म नहीं करेगा। तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन निकाल लिया जाता है कोरोना वायरस का, आरएनए का, और उसको वैक्सीन दी जाती है। तो अमेरिका में जो दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं, मॉडर्ना एंड फाइजर की, दोनों आरएनए की वैक्सीन है। दूसरा एक तरीका होता है कि आरएनए को डायरेक्ट देने के बजाय एक कोई दूसरा एक जो रिप्लिकेटिंग वायरस हो उसमें उसका आरएनए डाल दिया जाए, जिसमें एडिनो वायरस होता है, जिसमें स्पुतनिक वैक्सीन है या जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, तो उसमें उसका आरएनए डाल दिया जाता है। तो वो डायरेक्ट बजाय इंजेक्शन देने के आरएनए का, जैसा कि फाइजर एंड मॉडर्ना देते हैं, उसमें उस वायरस के अंदर आरएनए डाल देते हैं। तो वो वायरस जब रिप्लिकेट करता है तो उसके साथ साथ वो करता है। तीसरी एक चीज होती है जिसमें कि सारे वायरस को किल कर दिया जाता है केमिकल से या हीट से, तो उसका एग्जाम्पल है कोवैक्सीन है। चौथी एक तरीका है जो डीएनए वैक्सीन है। डीएनए में क्या होगा कि डीएनए जाकर के सेल के अंदर
आरएनए बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। अल्टीमेटली तो आरएनए बनना है, बिकॉज आरएनए से ही जो बनता है डीएनए। तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर रिप्लिकेट होकर के जो ट्रांसलेट होगा और उसमें प्रोटीन बनेगी। अल्टीमेटली चाहे वो आपका डायरेक्ट आरएनए हो या डीएनए हो या किसी दूसरे वायरस में डाल के किया जाए, हमको स्पाइक प्रोटीन जो होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है। तो किसी भी तरह से पहले हम स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं बॉडी में और उसके अगेंस्ट फिर बॉडी हमारी जो होती है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और यही एंटीबॉडी जो होती है हमारी वो हमको प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि वायरस का असली जो चीज होती है जो हमको बीमार करती है, जो हमको इन्फेक्शन करती है, वो स्पाइक प्रोटीन का अटैचमेंट है। जो स्पाइक जो होते हैं वायरस के ऊपर उससे होते हैं। तो ये है, मुझे लगता है कि अगर आपको और पढ़ना है तो आप कभी मेरे ईमेल से करस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम और ज्यादा बता देंगे। डॉक्टर सरमन, बहुत सारे लोगों को आपने ये जो नई जानकारी थी कि डीएनए और आरएनए वैक्सीन क्या हैं, बहुत सारे लोगों, चूंकि वैक्सीन का दौर चल रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगाई जा रही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की जिज्ञासाएं होती हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। और अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहाँ से अनिल जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सिद्धार्थ सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते सर। मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक सवाल तो पहला है कि कल हमारी मिसिन ने वैक्सीन लगवाया था सेकंड डोज जी, और दांत में दर्द हो गया था रात में, तो उसको दर्द की दवाई खिला दी थी, तो कोई नुकसान तो नहीं है, पहला ये है जी। और दूसरा है कि सर जैसे मेरी सिंगल डोज 12 तारीख से ओवर डेट हो रही सेकेंड डोज, तो अभी मुझे टाइफाइड है, तो हम इसको कितना लेट तक ले सकते हैं सेकेंड डोज? जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न है 2। तो पहले तो मैं बता दूं कि आप किस वैक्सीन सेंटर पर गए थे मुझे नहीं पता, बट जो भी वैक्सीन सेंटर था शायद उन्होंने मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बट उन्होंने आपको नहीं बताया, तो ये उनकी गलती है मैं कहूंगा। यूजुअली जितने भी वैक्सीन सेंटर होते हैं वो वैक्सीन के साथ आपको 2 गोली क्रोसिन की खुद ही देते हैं या फिर बताते हैं कि आपको इन एनी केस अगर दर्द हो या बुखार आ जाए तो वो गोली खानी होती है। तो आपने अपने आप अगर खा ली है तो बहुत अच्छी बात कर दी है, वही करनी चाहिए थी। तो ये गलती मैं कहूंगा वैक्सीनेशन सेंटर की है, तो उन्होंने अगर नहीं बताया था तो बताना चाहिए था उनको, पहली बात। दूसरी चीज, आपको इस समय टाइफाइड है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी इसको ठीक हो जाने दीजिए, और अगर 10-15 दिन भी डिले हो जाता है आपका तो कोई चिंता की बात नहीं है, 15 दिन के बाद लगवा लीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा डॉक्टर सरमन तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये दोबारा वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और अब समय कम है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा संदेश हर बार की तरह यही होगा कि अभी कोरोना हमारे बीच है। दूसरे हमारे कंट्री, जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया, रोमानिया है या और नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा दोबारा से आफत जैसी आई हुई है, जैसे हमारे यहाँ मई जून में आई थी। तो बहुत सारे दूसरे कंट्री भी हैं, हमारे फिलीपींस, थाईलैंड में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं अभी, और जब तक दुनिया से वायरस ये खत्म नहीं होगा तब तक, जैसा कि हम जानते हैं कि दोबारा से अभी हवाई यात्रा शुरू हो रही है, त्योहारों पे हम लोग भीड़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि ये एक कारण हो सकता है दोबारा से तीसरी वेव आने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन जो वैक्सीनेट हो गए हैं वो भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सतर्क बहुत रहना है डॉक्टर सरमन, समय बहुत कम है। इसलिए ध्यान रखें, अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाएं। डॉक्टर सरमन, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic।
www.ncom.in